बतौर मिलिट्री एक्सपर्ट मैं तुर्की से चालू करता हूँ। तुर्की का दुश्मन कौन है? क्या इजराइल तुर्की का दुश्मन है? नहीं। तो क्या तुर्की कभी इजराइल पर हमला करेगा? सवाल ही नहीं उठता। तुर्की नेटो का मेंबर है, अमेरिका के साथ रहता है। क्या इजराइल कभी तुर्की पर हमला करेगा? सवाल ही नहीं उठता। इजराइल अमेरिका का दोस्त है। अमेरिका नेतन्याहू को हमेशा समझाते रहते हैं कि तुर्की तुम्हारा दुश्मन नहीं है। दोस्त नहीं है वो भी ठीक है, लेकिन दुश्मन नहीं है तुर्की। स्क्रीन पर ले लेता हूं ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी को, वॉर एक्सपर्ट, मिलिट्री एक्सपर्ट, मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट और इसके साथ साथ जियो पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे हम उन्हें देखते हैं। और जिस तरह से हालात हाजरा पे आपकी नज़र है वो अल्टीमेट है, क्योंकि बहुत ही सलीके से चीज़ों को पेश करना। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी का। और कैप्टन साहब, जिस तरह से टर्की के बारे में, एक तो ये कि मुझे तो यही लगता है, आप कैसे सोचते हैं मुझे नहीं पता, बार बार इस्लामिक नाटो कौन, पाकिस्तान, सऊदी और टर्की, ये सिवाय वर्ल्ड गोदी मीडिया के प्रोपगंडा के या यूरोपीय जो मीडिया है उसके, मुझे कुछ इसमें नजर नहीं आ रहा है कि साहब ये कौन से। मैंने तो कल ये सवाल उठाया कि ये पहले ये तय कर लो कि ये मुल्क इस्लामिक भी है कि नहीं है, क्योंकि इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम कहता है कि जहां भी जुल्म हो, उसमें कोई ये नहीं है कि वो अरबी है कि ईरानी है कि हिंदू है कि मुस्लिम है कि ईसाई है कि यहूदी है, नहीं। इस्लाम कहता है जहां कहीं भी जुल्म हो उसके खिलाफ खड़े हो, मजलूमों के साथ हो जाओ। अच्छा, ये इस्लाम नहीं, मैं समझता हूँ दुनिया का कोई मजहब, सनातन ले लीजिए या और बौद्ध ले लीजिए, और बहुत सारे जो मजहब इस तरीके से हैं, तो क्या ये कहेंगे कि जो जालिम है उसके साथ खड़े हो जाओ? भाई हमारे यहाँ तो रावण को जलाने की परंपरा क्या है? हाँ? और भगवान श्री कृष्ण जो है वो पांडवों के साथ क्यों गए? तो इससे क्या चीज मिलती है? तो ये तमाम चीजें लेकिन ये आप बताइए, कह रहे हैं कि साहब पाकिस्तान क्या कह रहा है, अगर टर्की पे कुछ हुआ, अच्छा टर्की पे कुछ हुआ तो ये परमाणु बम मार देंगे और गाजा को निपटा दो, तुम फिलिस्तीन को मार दो, रोज 10-20 मारो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इस्लामिक है। मतलब इतनी बेहूदगी। मैं कहता हूं कि ये शर्म से मर क्यों नहीं जाते ये कहते हुए कि हम इस्लामिक। लेकिन बहरहाल ये तो कुछ थोड़ा से हट करके, लेकिन मैं एक मिलिट्रीली जो है आपसे जानूंगा कि ये जो थ्रेट, आप भी पिछले 2-3 साल से थ्रेट सुन ही रहे, अब टर्की कर देगा, अब टर्की कर देगा, लेकिन सच्चाई क्या है कैप्टन साहब? अगर थोड़ा से हम इसको एक, आप चूंकि मिलिट्री मैन है, उस नजरिए से देखें तो। शुक्रिया डॉक्टर रिजवी। देखिए, बहुत ज्यादा चर्चा है दुनिया भर में कि तुर्की, सऊदी और पाकिस्तान का जो ये अलायंस है, इसका मकसद क्या है। और जाहिर बात है, नेचुरल है कि भारत में भी चर्चा बहुत ज्यादा होगी। स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव ये है कि ये तीनों देशों में एक दोस्ती का फरमान है, दोस्ती की तरफ बढ़ने की निशानी है। शायद इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। बतौर मिलिट्री एक्सपर्ट मैं तुर्की से चालू करता हूँ। तुर्की का दुश्मन कौन है? क्या इजराइल तुर्की का दुश्मन है? नहीं। तो क्या तुर्की कभी इजराइल पर हमला करेगा? सवाल ही नहीं उठता। तुर्की नेटो का मेंबर है, अमेरिका के साथ रहता है। क्या इजराइल कभी तुर्की पर हमला करेगा? सवाल ही नहीं उठता। इजराइल अमेरिका का दोस्त है। अमेरिका नेतन्याहू को हमेशा समझाते रहते हैं कि तुर्की तुम्हारा दुश्मन नहीं है। दोस्त नहीं है वो भी ठीक है, लेकिन दुश्मन नहीं है तुर्की। तुर्की का असली दुश्मन कौन है जिससे तुर्की की लड़ाई हो सकती है और छुटपुट लड़ाई हो चुकी है? वो है ग्रीस। तो क्या जैसे साइप्रस में और दूसरी जगह पर भी बॉर्डर इश्यूज लेकर ग्रीस के साथ तुर्की का टेंशन है, तो छुटपुट झड़प होती है 5 किलोमीटर इधर, 1.5 किलोमीटर उधर। क्या ऐसा कुछ होने पर पाकिस्तान या सऊदी तुर्की की तरफ से ग्रीस पर हमला कर देंगे?
ये मतलब इसमें हंसने के अलावा और कोई कमेंट नहीं दिया जा सकता। अब दूसरा मामला ले लेते हैं इस अलायंस में सऊदी अरेबिया का। डॉक्टर रिजवी, ये सुनकर शायद सबको बड़ी हैरानी होगी कि सऊदी अरेबिया का कोई भी दुश्मन मुल्क नहीं है। एक भी मुल्क वेस्ट एशिया में ऐसा नहीं है जो कि सऊदी अरेबिया का दुश्मन है। अब लोग कहेंगे हुजूर इजराइल, नहीं, इजराइल ने कभी भी खुलेआम कोई हमला सरहदी पर नहीं करना। दोनों ही मुल्क अमेरिका की छतरी के नीचे हैं, तो इजराइल ने कभी भी सऊदी अरेबिया पर हमला नहीं करना। कुछ लोग बोलेंगे कि कैप्टन साहब सऊदी का दुश्मन है ना ईरान। नहीं, ईरान कभी भी सऊदी का दुश्मन नहीं रहा। 1979 के पहले तो बड़ी अच्छी दोस्ती थी, 1979 के बाद भी अभी तक, यानी मैं 1 मार्च इस साल तक की बात कर रहा हूं, कभी भी ईरान ने सऊदी के खिलाफ कोई फौजी कार्रवाई नहीं की। वरन दोनों देशों में काफी अच्छा रिश्ता था। एक दूसरे के डेलीगेशंस, एक दूसरे के प्राइम मिनिस्टर, एक दूसरे के किंग या प्रिंस जाया करते थे, इधर उधर मिलते थे। ये तो 1 मार्च के बाद ईरान को मजबूरी में सऊदी में जो अमेरिकन बेसेस हैं उन पर हमला करना पड़ा, और राष्ट्रपति पेजिशकियन ने फोन उठा के माफी मांगी, उन्होंने माफी मांगी एमबीएस से, मोहम्मद बिन सुल्तान, सऊदी के जो प्रिंस हैं, जो कि असल में सऊदी चला रहे हैं अभी, उन्होंने माफी मांगी पेजिशकियन ने कि माफ कीजिए, ये हमला सऊदी पर ना माना जाए। ये सऊदी में जो अमेरिकन बेसेस हैं, जहां से अमेरिका की नेवी या एयरफोर्स ईरान के खिलाफ कार्रवाइयां कर रही हैं, उन पर हमला। तो सऊदी का दुश्मन कौन है? चलो 1 मिनट के लिए मान लिया जाए कि सऊदी का दुश्मन ईरान है। तो अगर सऊदी का दुश्मन ईरान है, और जैसे ईरान बीच बीच में सऊदी में एक आध जगह पर अमेरिकन बेसिस पे हमले कर देता है, तो क्या तुर्की आकर ईरान पर हमला कर देगा? सवाल ही नहीं उठता। तुर्की और ईरान के रिश्ते हेल्दी हैं, कोई दुश्मनी नहीं है। वरन उनका तो एक कॉमन दुश्मन है कुर्दिस्तान में। जिस तरह से ईरान के उत्तरी भाग में कर्द लड़ाके हैं, वो कुर्दिस्तान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरह से तुर्की के पूर्वी भाग में जो एनातोलिया प्रोविंस है, उसके पूर्वी भाग में कुर्दिस्तान के लड़ाके कुर्दिस्तान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो तुर्की और ईरान तो कोऑपरेट करते हैं कुर्दिस्तान के लड़ाकों को। वो लोग उनको कहते हैं ये आतंकवादी है। मैं जरा अच्छे शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, लड़ाके, क्योंकि ठीक है, कुर्दिस्तान के लोगों की हजारों साल से उम्मीद है, सैकड़ों साल से उम्मीद है कि वो एक कुर्दिस्तान बनाएंगे, छोटा सा टुकड़ा ईरान से, छोटा सा टुकड़ा तुर्की से, छोटा सा टुकड़ा इराक का, छोटा सा टुकड़ा सीरिया का, अपना कुर्दिस्तान बनाना चाहते हैं, सपना है उनका। तो तुर्की और ईरान तो दुश्मन नहीं है, तो तुर्की क्यों हमला करेगा ईरान पर? पाकिस्तान तो और भी ये है। क्या समझिए कल सऊदी के सपोर्ट में, समझिए ईरान ने कुछ मिसाइलें दाग दी सऊदी पर, और क्या सऊदी के सपोर्ट में पाकिस्तान ईरान पर हमला कर देगा? ये तो एकदम आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, सवाल ही नहीं उठता है। पाकिस्तान ईरान का दोस्त है, बहुत पक्का दोस्त है। 1 मार्च के बाद से ईरान ने दुनिया के सारे देशों के शिप्स को स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से जाने से मनाही कर दी। 2-4 देश हैं जिनके शिप्स को ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से जाने की खुलेआम छूट दी। भारत भी उसमें से है, चीन भी है, रशिया भी है, नॉर्थ कोरिया भी है। एक और देश जिसके जहाज को ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से गुजरने की खुलेआम छूट दी कि आओ जाओ बेरोक टॉक, पाकिस्तान का झंडा होगा ऊपर तो कुछ नहीं बोलेंगे। कौन? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान भला क्यों ईरान से कभी हमला करेगा? एक और चीज बताऊं, पाकिस्तान की एक दुखती रग जो है वो ईरान के हाथ में है। ईरान ने कभी इस्तेमाल नहीं किया पिछले 40 साल में।
पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बहुत गदर है। बीएलए से लगातार झड़प होती रहती है और रोज दुख भरी खबरें आती हैं कि दोनों साइड, बीएलए के भी लोग मारे जा रहे हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के भी लोग मारे जा रहे हैं। दुख की बात है। लेकिन ईरान का जो सिस्तान प्रांत है वो बलूचिस्तान से लगा हुआ है और सिस्तान में बड़ी संख्या में बलूच लोग रहते हैं। तो अगर अगर पाकिस्तान ईरान पर हमला करता है और अगर ईरान नाराज हो जाता है तो ईरान पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बीएलए को ट्रेनिंग दे सकता है, हथियार दे सकता है, फंडिंग दे सकता है और उनको सेफ हेवन दे सकता है अपने सिस्तान में। पाकिस्तान को मालूम है ये। तो पाकिस्तान कभी भी सऊदी की सपोर्ट में ईरान पर हमला नहीं करेगा। बाकी ये सोचना कि तुर्की है कभी भी हमारी और पाकिस्तान की झड़प हो जाए और तुर्की यहां तक आ जाएगा, असंभव। तुर्की कुछ ड्रोन बेच देगा पाकिस्तान को, ठीक है। ये सोचना कि कभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की झड़प हो जाएगी तो सऊदी आके हमला, ये असंभव है। सऊदी और हमारे बीच में $40 बिलियन का बिजनेस होता है। लाखों की तादाद में इंडियंस काम कर रहे हैं सऊदी में। सऊदी अरेबिया में एमबीबी, जब मोदी जी गए थे उन्होंने $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल रखा है भारत के सामने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। तो सऊदी के पास ना कोई आर्मी है, ना कोई एयरफोर्स है, ना कोई नेवी है भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। जी नहीं, बिल्कुल यही सिचुएशन है। और देखिए कल एक और इसमें से खबर आई थी कि जिस तरह से इजराइल ने 10 डिमांड रखी हैं अमेरिका के सामने कि ये पूरी की जाएं। उनमें से एक यही था कि एक जो है नया नाटो बनाया जाए और उसमें मिडिल ईस्ट के मुस्लिम जो देश हैं उनको शामिल किया जाए। तो क्या ये उसी की तरफ है? कल ये डिमांड थी और ये डिमांड जो है बड़ी जेन्युइन तरीके से आई थी और ये मैंने इसका जिक्र भी किया था। तो इस तरह की चीजें आई हैं। कैप्टन साहब, एक चीज और जो बड़ी खतरनाक और जिसका हमने कई बार जिक्र किया, जिस तरह से पाकिस्तान बार बार ईरान का दौरा कर रहा था। अभी आपने बड़ी दोस्ती की दुआई दी और के साथ बड़ी तगड़ी दोस्ती है और ईरान ऐसा कर रहा है, लेकिन आसिम मुनीर वहां के जनरल को खरीद रहे थे। अब ये प्रोपगंडा है या इसमें सच्चाई भी हो सकती थी कि आप कुछ टुकड़ी बना लो अपनी, जैसे पहले पहले जो होता था मिडिल हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं किस तरह से वो पहले जनरल को, और पाकिस्तान में तो होता ही है, तख्ता पलट करके और जनरल जो है वो अपना हुकूमत संभाल लेता है और पीएम जो है वो जेल में डाल दिया जाता है, फांसी पे दे दी जाती है, या तो कहता है मरो इमरान खान की तरह। तो ये जो है, क्या इसमें सच्चाई हो सकती है कि वहां के जनरल्स को खरीदने की बात? देखिए डॉक्टर रिजवी, पश्चिमी मुल्क चाहे अमेरिका हो, चाहे इजराइल हो, चाहे सीआईए हो, चाहे मोसाद हो, दिली तमन्ना है कि किसी तरह से आईआरजीसी और ईरान की जो सिविलियन गवर्नमेंट है उसके बीच में फाड़ हो जाए। किसी तरह से शक का बीज बो दिया जाए पेजेश्किन के दिल में, अरागची के दिमाग में, कि ईरान के आईआरजीसी के जो टॉप कमांडर्स हैं, ब्रिगेडियर मेजर जनरल, वो दगाबाजी कर सकते हैं। पश्चिमी मीडिया बहुत कोशिश कर रही है कि इस तरह की एक शक की निगाहें दोनों एक दूसरे पर हो जाए ईरान के अंदर। वो हर रोज, अगर आप किसी भी वेस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया को देखेंगे, हर रोज 3-4 कहानियां छाप देते हैं कि आईआरजीसी जो है वो ईरान की सिविलियन सरकार की बात नहीं मान रही है, अरागची की बात नहीं मान रही है, पेजेश्किन की बात नहीं मान रही है, शायद आयतुल्लाह की भी बात नहीं मान रही है। ये ऐसी खबरें छाप के पश्चिमी मीडिया को बहुत खुशी होती है। मुफ्त का आनंद लेने का एक तरीका है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। उसी की कड़ी में उन्होंने छाप दिया है कि पाकिस्तान के जो जनरल साहब हैं वो आईआरजीसी के जनरल साहब को खरीद रहे हैं, अपने पास बिठा रहे हैं, मिठाइयां खिला रहे हैं। अरे जब एक देश का जनरल दूसरे देश के जनरल से मिलेगा तो गुफ्तगू बहुत अच्छी होती है। हमारे जनरल्स भी अगर दुनिया में किसी भी देश में जाते हैं तो उनके जनरल से, उनके एयर मार्शल से मिलते हैं तो बड़ी अच्छी दोस्ती होती है। आप ऑफिशियल कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप
दस्तरखान चाहे लंच हो या सेरेमोनियल डिनर हो अटेंड करते हैं, दावतें देते हैं। ये एक फौज का एक तरीका होता है। ठीक है, अब पश्चिमी मीडिया है, इनको देखिए कहानी बनाने में ये लोग, देखो होता क्या है मैं बताता हूँ। सभी जो इंटेलिजेंस एजेंसी होती है ना, चाहे आईएसआई हो, चाहे रॉ हो, चाहे सीआईए हो, चाहे केजीबी हो, चलो भारत की रॉ भी हो, यहाँ डॉक्टर रिजवी सभी इंटेलिजेंस एजेंसीज में साइकियाट्रिस्ट होते हैं सिविलियन, साइकोलॉजिस्ट होते हैं सिविलियन, सभी इंटेलिजेंस एजेंसीज में पॉलिटिकल एडवाइजर्स होते हैं सिविलियन। और आप हैरान हो जाएंगे, सभी इंटेलिजेंस एजेंसीज में राइटर्स होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं। रॉ में भी है, आप हैरान हो जाएंगे। रॉ में भी बड़े बड़े पीएचडी, 10-10 पीएचडी किए हुए धुरंधर रॉ में काम करते हैं। उनका काम है पेन चलाना, आजकल मतलब लैपटॉप चलाना। तो सीआईए, केजीबी, इनमें भी बड़े बड़े साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट हैं, स्कॉलर्स हैं, सिविलियन हैं। उनका फौज से कोई लेना देना नहीं है, उनका जासूसी से भी कुछ लेना देना नहीं है। उनका सिर्फ ये है कि ये जो पीएचडी होते हैं साइकोलॉजी साइकियाट्रिस्ट, वो सास बहू में कैसे लड़ाई कराई जाए, देवरानी और ननद में कैसी लड़ाई की जाए, इस तरह की एक पृष्ठभूमि बनाना, ऐसे आर्टिकल लिखना। हम में से जो भी फौज में रह चुके हैं, हम इन चीजों को जानते हैं, क्योंकि ज्यादातर फौजी इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ कमोबेश डायरेक्टली इनडायरेक्टली काम कर चुके हैं। तो ठीक है, ठीक है जी डॉक्टर रिजवी। बिल्कुल ये सही है, लेकिन पाकिस्तान का चूंकि कैप्टन साहब जिस तरह से आसिम मुनीर लगातार जा करके बिरयानी व्हाइट हाउस में खा रहे थे और खाते रहते हैं, और एक अमल दखल पाकिस्तान में अमेरिका का, बल्कि मतलब एक घर ही है उनका, छोटा सा प्रॉक्सी है पाकिस्तान, वो सब जानते हैं। तो इसलिए कुछ भी हो सकता है, हम ये नहीं कह सकते। तो इसलिए इन पे बेतमाद, और ईरान भी बहुत ज़्यादा इन पे एतमाद नहीं कर रहा है। ये इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जितनी बार गए उतनी बार इनकी कोशिश रही कि मुश्तबा खामनाई का पता लगाया जाए। तो लेकिन ये जो आप लिटरली बात कर रहे हैं, ये सही है, ये हम मान सकते हैं, लेकिन इन पे बहुत ज़्यादा एतमाद करना। एक और खबर आई है जो अभी उसकी तस्दीक नहीं हुई, हालांकि कल ये खबर चल रही कि टर्की जो है वो अरेस्ट वारंट जारी किया इसराइल खिलाफ, प्राइम मिनिस्टर खिलाफ, कि ये कहीं भी जाएं इन्हें अरेस्ट किया जा सकता है। और अब वही जो ईरान आर्मी एक है, हालांकि इसमें कितनी सदाकत नहीं, लेकिन लोग चलाते रहते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ करके दिया है कि नेतन्याहू विल सून बी इन जेल, कि किसी भी वक्त। लेकिन बहरहाल इतना, कई बार आपसे भी बात हुई, इतना आसान नहीं है। लेकिन ये तो आप मानते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर ली हैं, चाहे वो इजराइल के अंदर हो या बाहर, कैप्टन साहब। हाँ डॉक्टर रिजवी, क्या होता है कि आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हर 2-3 साल में इस तरह का एक जजमेंट दे देती है कि फलाना फलाना है जो है वो क्रिमिनल है, मानव अधिकारों का हनन किया है। तो नेतन्याहू के खिलाफ है, रूस के राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ भी है। तो ऐसे में क्या होता है कि इन देशों के जो लीडर हैं, नेतन्याहू भी यहाँ वहाँ कहीं भी जाते नहीं है। नेतन्याहू फॉर एग्जांपल सिर्फ अमेरिका जाते हैं। नेतन्याहू यूरोप के एक देशों में जाते हैं। नेतन्याहू एशिया में या अफ्रीका में किसी देश में नहीं जाते हैं, लैटिन अमेरिकन किसी कंट्री में नहीं जाते। नेतन्याहू किसी भी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, ये जो है ना कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, यहाँ नहीं जाते हैं। तो ये एक बंदिश सी आ जाती है। वैसे मैं बता दूं, नेतन्याहू अगर भारत की तरफ भी कूच करते हैं तो भारत उनको अरेस्ट नहीं करेगा, लेकिन भारत सरकार थोड़ी सी असमंजस की स्थिति में रहेगी। अगर कल नेतन्याहू बोले कि वो ताजमहल घूमना चाहते हैं, या अगर कल नेतन्याहू, इजराइल की एम्बेसी बोले कि नेतन्याहू श्रीनगर जाके डल लेक घूमना चाहते हैं,
अभी अमेरिकन एम्बेसडर गए थे। तो भारत का विदेश मंत्रालय भी थोड़ा दुविधा में पड़ जाएगा। शायद हम बहुत लोअर लेवल पर, डिप्टी सेक्रेटरी लेवल पर ही उनको बोल देंगे, यार अभी नहीं, कभी बाद में। जी डॉक्टर रिजवी। देख रहा था और ये आपकी बात सही है। हिंदुस्तान भी बहरहाल दुनिया के सामने एक अपनी पोजीशन रखता है और वो नहीं चाहेगा कि उस पे किसी तरह का धब्बा लगे। वैसे भी बड़े सवाल उठ रहे हैं, दबे लफ्जों में ही सही, लेकिन बहुत सारे सवाल इजराइल और हिंदुस्तान को लेकर के उठ रहे हैं। तो बहरहाल ये मैं दो तीन चीज़ें थी। अभी एक और हमास का स्टेटमेंट था कि अल-अक्सा मस्जिद में इजराइल की बढ़ती हिंसा तशद्दुद से इसके इस्लामी स्वरूप में कोई बदलाव नहीं आएगा। हमास ने ये बात की। इसके अलावा एक और कि तुर्की ने गाजा सहायता बेड़ों के मामले में नेतन्याहू खिलाफ इंटरपोल से रेड नोटिस जारी करने की मांग की है और ये जारी हुई। तो ये इस तरह से इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के रिपोर्टर का कहना है कि न केवल E1 योजना बल्कि इजरायली कब्जे को भी समाप्त किया जाना चाहिए। ये सब के बावजूद मैं आखिरी में एक सवाल कैप्टन साहब कि इन तमाम बातों के बावजूद आखिर ऐसा क्या है? यानी लेबनान पे आप देखिए लगातार कल भी बड़ा अटैक हुआ है और गजा में भी, यानी इजराइल जो है, क्या इनको लग रहा है इस तरह से अटैक करने से इनका चुनावी फायदा होगा, या ये क्यों मतलब चुनाव अक्टूबर में होना है और लगातार अटैक पे अटैक हमले, क्या ये माहौल बनाए रखना है? क्या इसके पीछे वजह है? और अमेरिका की बात नहीं माननी, लेकिन अमेरिका से ये चाहना कि वो हमारी मदद करे। अमेरिका का मामला ये है कि वो 40 ट्रिलियन जो है वो कर्ज में हो गया है, वहाँ हालात अच्छे नहीं हैं। अभी ये कह रहे थे स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पे हमारा कब्जा है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। अब वो कह रहे हैं ईरान से कि तुम जो है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज खोलो। मतलब समझ में नहीं आता है कि ये बोलना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं। कह रहे हैं कि साहब हम जो है इन पे और सैंक्शन लगाएंगे। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट खबर जो रह गई कि मैं देख रहा था कि जो एक बड़ा मतलब मुल्क है उसने जब सैंक्शन इस पे लगाने की कोशिश की तो अमेरिका के सैंक्शन को उसने खारिज कर दिया। कहा कि भाई हम जो है इस पे सैंक्शन नहीं मानते। यानी यूरोपीय कंट्रीज जो सैंक्शन लगाना चाहते हैं जिस तरह का, तो कहा कि हम सैंक्शन को, हम पाबंदी को नहीं मानते, हम ईरान पे कोई पाबंदी नहीं लगाते। क्या इस तरह से कैप्टन साहब हो सकता है कि मानने से कोई इनकार कर दे यहाँ पे? कहा कि साहब हम नहीं मानेंगे सैंक्शन किसी तरह का। जी हाँ डॉक्टर रिजवी, देखिए अमेरिका ने कहा है कि वो कुछ देशों पर 100% टैरिफ लगा सकता है। पिछले हफ्ते ही उन्होंने कांग्रेस में इस प्रस्ताव को पास किया। लेकिन सवाल है कि किन देशों पर लगाएंगे? वो बोल रहे रोमानिया, ऐसे एक दो देश हैं। क्या चीन और भारत पर भी ये सैंक्शन लगाएंगे? क्योंकि चीन ईरान के साथ व्यापार करता है, भारत ईरान के साथ व्यापार करता है। अब हर देश का नजरिया थोड़ा अलग अलग होता है। पहली बात तो ये है कि अगर अमेरिका किसी देश पर सैंक्शन लगाता है, यानी दबाव की कूटनीति या राजनीति करता है, तो उस देश को अ, खुद ही डिसाइड करना पड़ता है कि क्या ईरान के साथ व्यापार करना बंद कर दे। जैसे भारत के ऊपर भी अमेरिका ने बहुत दबाव डाला, सैंक्शन लगाने की कोशिश की कि भारत रूस के साथ व्यापार ना करे, और तो और रूस से कच्चा तेल भी ना मंगाए। तो परिस्थितियां ऐसी है कि अगर चीन के ऊपर दबाव आता है तो चीन का स्टैंडर्ड रेस्पॉन्स है कि वो उसी तरह का इक्विवेलेंट, यानी बराबरी का काउंटर टैरिफ लगा देता है अमेरिकन आइटम्स पर। अ, अ, चीन जब काउंटर टैरिफ लगाता है तो अमेरिका भी थोड़ा नरम पड़ जाता है। तो इसलिए अमेरिका को मालूम है कि चीन पर कोई टैरिफ ना लगाए। डॉक्टर रिजवी, एक जमाने में बड़ी अच्छी संस्था हुआ करती थी, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि दुनिया भर में एक माहौल ऐसा था 50 के दशक में, 60 के दशक में, कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाए।
ट्रेड की बात कर रहा हूं। फिर बड़ा अच्छा सा एक हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 70 के दशक में, 80 के दशक में, 90 तक, 2010 तक समझिए कुछ उसकी चलती थी कि बड़ी मछली छोटी मछली को नहीं खाएगी, बड़ी मछली छोटी मछली को कुतर सकती है। ताकि जितने ये ट्रेड, टैरिफ, रियल कस्टम्स ड्यूटी, आर्टिफिशियल ट्रेड बैरियर्स, आर्टिफिशियल ट्रेड बैरियर्स बहुत बड़ा हिस्सा हुआ करती थी बिजनेस का, कि उस देश से मैं सामान तो खरीद सकता हूं, लेकिन उसको बंदरगाह पे 20 बार चेक करूंगा, और उस देश के सामान में फुफुंदी भी नजर आई तो पूरा कंसाइनमेंट वापस कर दो। तो जब आपने एक देश का जहाज से कोई कंसाइनमेंट आया, आपको, आप उस देश को पकड़ना चाहते हैं तो फुफुंदी करके पूरा कंसाइनमेंट रिजेक्ट कर दो, वो लॉस तो हुआ, उसको कंसाइनमेंट वापस भी ले जाना पड़ेगा। तो डब्ल्यूटीओ का फॉर्मेशन किया गया था कि इन सब नियमों को प्रासंगिक बनाना, इन सब नियमों को लॉजिकल बनाना, कि दुनिया के सारे देश टिट फॉर टैट ट्रेड बैरियर्स की जगह पर आपस में मिलजुल कर एक कॉमन टैक्सेशन पॉलिसी बनाएं। लेकिन हुआ ये कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप का पहला टेन्योर आया, मैं 2015-16 की बात कर रहा हूं, उन्होंने डब्ल्यूटीओ को नजरअंदाज कर दिया। जाहिर बात है, डब्ल्यूटीओ में अमेरिका बहुत बड़ा प्लेयर था, इन्फ्लुएंसर था। तो उसके बाद अमेरिका ने ये गेम शुरू किया, डोनाल्ड ट्रंप ने, और अब सेकेंड टर्म में तो, अब तो डब्ल्यूटीओ खत्म हो गया है, उसकी कोई साख बची ही नहीं। सब देशों को कोई ट्रबल होती है, सब लोग जाके अमेरिका के चरणों में बैठ जाते हैं कि हुजूर बचा लो। तो डोनाल्ड ट्रंप जो टैरिफ टैरिफ का गेम खेल रहे हैं, ये तो कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है नहीं। क्या चीन डरेगा? नहीं। क्या भारत डरेगा? नहीं। हाँ, भारत डायरेक्ट एक्शन नहीं लेता, ये मैं बताना चाहता हूं। अमेरिका ने अगर हम पर 25% टैरिफ लगाया है, तो भारत भी डायरेक्ट उनके बर्गर्स पर या उनके कोल्ड ड्रिंक्स पर डायरेक्ट 25% टैरिफ नहीं लगाता है। लेकिन हम भी विरोध करते हैं अमेरिका के टैरिफ का, और बैकग्राउंड में हमारी ट्रेड टीम बात करके उस मामले को अच्छी तरह से सुलह कर लेते हैं। यानी हम डायरेक्टली अमेरिका का सींग नहीं पकड़ते हैं, लेकिन 3 महीने, 6 महीने, 1 साल बात करने के बाद अमेरिका को अपनी बात मनवा लेते हैं। जी, डॉक्टर रिजवी। नहीं, बिल्कुल। और मैं आखिरी, हालांकि आखिरी हो गया था, लेकिन अभी वियतनाम में कैप्टन साहब शी जिनपिंग और ट्रंप की फिर एक बार मुलाकात होने की बात हो रही है। और हालांकि वो कुछ वियतनाम में शायद अमरीकी जो स्पेशल प्लेन है वो उतरे तो अलर्ट हो गया चीन में। ये बहुत शॉर्ट में ये कितना इम्पोर्टेंट होगा, क्या क्या इसमें मेरे ख्याल से ईरान पे तो बात ज़रूर होगी। वियतनाम इसलिए सिलेक्ट किया गया क्योंकि वियतनाम के साथ चीन की भी ठीक ठाक दोस्ती है, दुश्मनी नहीं है। एक बार 70 के दशक में छोटी सी झड़प हुई थी वियतनाम के साथ। अब वियतनाम के लोग उस चीन के साथ जो झड़प हुई थी उसको भूल गए हैं। वियतनाम की अमेरिका के साथ अच्छी दोस्ती है। लोग हैरान हो जाएंगे ये सुनकर कि 10 साल तक अमेरिका ने, 1965 से लेकर 1975 तक बम गिराए अमेरिका ने, तो वियतनाम के लोग कैसे अमेरिका के दोस्त हो सकते हैं? है। वियतनाम बहुत ही वास्तविक प्रेगमेटिक देश है, और उनको मालूम है कि अगर आगे बढ़ना है तो ट्रेड करना है। और क्योंकि प्रशांत महासागर वियतनाम का है, प्रशांत महासागर अमेरिका का वेस्ट कोस्ट है, तो वियतनाम और अमेरिका के बीच में वो बहुत अच्छी दोस्ती है, जबरदस्त ट्रेड होती है। अभी मैं बता दूं, ये अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर, हम बोलते हैं ना अब्राहम लिंकन अमेरिका से चला और अरब सागर पहुंचा, ये वियतनाम के पोर्ट दानांग में 9 दिन तक थे अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर। उनकी इतनी अच्छी दोस्ती है। तो जब पोर्ट में होते हैं तो पेट्रोल लेना, डीजल लेना, ये सब ना, सब्जियां लेना, मटन चिकन लेना, ये सब होता है। सेलर्स भी एयरक्राफ्ट कैरियर से दानांग घूम के आ गए। तो वियतनाम अमेरिका की दोस्ती अच्छी है। तो वियतनाम एक अच्छी जगह इन्होंने सिलेक्ट की है बातचीत के लिए। जाहिर बात है ईरान पर बात होगी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के गले की हड्डी बन गया है ईरान, और चीन भी चाहता है कि इस युद्ध में ईरान ना हारे, तो बातचीत होगी। जी।
बिल्कुल, तो ये एक बेहतरीन तज्ज़िया और तबरेज़ आलम सिद्दीकी साहब वो लिख रहे हैं कि विथ लव एंड रिस्पेक्ट टू मिस्टर कैप्टन। तो ये बहरहाल बहुत सारे और कमेंट आते रहते हैं, मैं पढ़ नहीं पाता सारे कमेंट। लेकिन बहरहाल बहुत-बहुत शुक्रिया, इस वक़्त काफ़ी वक़्त दिया ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी आपने, और बहुत शानदार तरीके से तज्ज़िया पेश किया है। तो फिर इंशाअल्लाह जैसे ही डेवलपमेंट कुछ होती है, हम आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे और जो भी हालात होगा उसका जायज़ा लेंगे। तो बहुत-बहुत शुक्रिया। जय हिंद।